गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल। ठीक है, कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में कैसे आई, पहले हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर उन लोगों के आपस में जो कन्फ्लिक्ट होते थे, फिर हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर किस प्रकार उन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त करी, फिर हमने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर इन लोगों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है ना, बंगाल के जो नवाब थे और जो ब्रिटिशर्स थे, उनके बीच में क्या हुआ था, आपस में युद्ध हुआ था प्लासी का। उसमें क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला था वो मर गया था, उसको इन लोगों ने कैप्चर करके मार डाला था। और किसकी वजह से मारा गया था, ये मारा गया था मीर जाफर की वजह से, क्योंकि वो जो कमांडर था सिराजुद्दौला का, जो मिलिट्री का जो कमांडर था, उसने क्या काम किया था, अपनी टुकड़ी को भेजा ही नहीं था और वो खुद भी नहीं लड़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो लोग हार गए थे। हार जाने की वजह से और इसको क्या अंग्रेजों ने क्या इसको दिया था कि ऐसा है कि तुम हमको तो यहाँ शासन करना नहीं, हम तो ट्रेड करने के लिए आए हैं। और मतलब पहला फैसला करके कि हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, हमको तो शासन करना नहीं है, शासन तुमको बना देंगे। और क्योंकि उनको इस तरीके के लोग चाहिए थे जो उनकी पपेट के तरीके से काम करें, तो क्या हुआ, एटलीस्ट उसने उसको शासक बना दिया। ठीक है ना, किसने बना दिया, कंपनी वालों ने इसको शासक, मीर जाफर को क्या कर दिया, शासक बना दिया। लेकिन जब धीरे धीरे जब शासन के बाद जब ये मर गया मीर जाफर, तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो भारत में जो आए थे यहाँ पर जिन्होंने युद्ध लड़ा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि हमको कठपुतली टाइप के राजाओं की जरूरत नहीं है, हम क्यों ना खुद ही नवाब बन जाए। ठीक है ना, तो जब वो जो कंपनी का ऑफिसर्स थे, नवाब, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये नवाब ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो वो लोग नवाब नहीं बोल पाते थे, तो आप लोगों ने क्या कहा, हम अब से क्या बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन नवाब क्या होते थे, ये मुगल काल में एक उपाधि होती थी, जिनके बाद बहुत धन संपदा होती थी, जो शासक होते थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, नवाब बोलते थे। ठीक है, तो ये जो नवाब है, इसी का इंग्लिश वर्जन है नवाब। तो ईच कंपनी सर्वेंट्स बिगन टू हैव टू विजन ऑफ द लिविंग लाइक नवाब। जब युद्ध वो हार गए थे, तो उन्होंने उनके अंदर भी अहम आ गया था कि हमने तो क्या कहते हैं, मुगल शासक था, उसको हमने हरा दिया है। ठीक है ना, तो हम यहाँ के क्या हो गए, नवाब हो गए। तो उनको भी अपने आप में बहुत ही अहम हो गया था, और वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते थे, जैसे कि एक नवाब जीते थे, उनको भी उसी तरीके से जीवन जीने की आदत पड़ गई थी। और वो जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, वो अपने आप को क्या समझने लगे थे, नवाब समझने लगे थे। और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर बैटल ऑफ द प्लासी द कंपनी ऑफिसर्स बिगन टू द एक्वायर्ड वाज सम ऑफ मनी एंड द गिफ्ट फ्रॉम द नवाब बंगाल एंड द क्रिएटेड देयर फॉर्चून इन इंडिया। देखिए, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध जब जीत गए थे, तो क्या हुआ, जो बंगाल के नवाब थे वो उनको बहुत सारा धन देते थे। ठीक है ना, और क्या देते थे, बहुत सारा गिफ्ट देते थे, तो वो अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ की तरीके से स्पेंड करने लगे थे। ठीक है ना, वो धीरे धीरे अपने आप को नवाब समझने लगे थे। और उसके बाद क्या हुआ था, नॉट ऑल द कंपनी ऑफिसर्स, और सबसे ज़्यादा पैसा भारत से किसने कमाया था, सबसे ज़्यादा कमाया था लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है ना, करप्शन से उसने करप्शन किया था, इसकी वजह से बहुत सारे धनों के बाद में उनके ऊपर मतलब मुकदमे वगैरह भी चले थे, लास्ट में उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था जाकर के। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया था करप्शन से, लॉर्ड क्लाइव ने कमाया था। ठीक है, उसके बाद और नॉट ऑल द कंपनी ऑफिसर्स सक्सीड इन द मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। सभी लोग जो है क्लाइव के तरीके क्या करना चाहते थे, पैसा भारत में आकर के अपना पैसा बनाना चाहते थे। ठीक है ना, तो मैनी डाइड अर्ली डेथ इन द अर्ली ड्यू टू द डिसीज एंड वॉर। लेकिन क्या हुआ था, कुछ जो आए थे पैसे कमाने के लिए, वो तो या तो डिसीज में मर गए थे। मैं देखिए, वहाँ की क्लाइमेट दूसरी है यूरोप की, और यहाँ की क्या है, इंग्लैंड की, यूरोप की जो भी वेस्टर्न की भी कंट्री, वहाँ की क्या है, जलवायु अलग है और यहाँ की जलवायु अलग है, तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ तो ऐसे मर गए थे, कुछ वॉर में मर गए थे, वॉर हुआ है तो या तो वो जीतेंगे या तो हारेंगे। तो जो मतलब हार जाते थे, तो कुछ क्या होते थे, युद्ध में मर जाते थे, तो इस तरीके से कुछ मर गए। ठीक है, फिर नॉट ऑल द करेक्ट मैनी केम फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड आल्सो। और जो क्या था कि सभी ऐसे जो ब्रिटेन के जितने ऑफिसर थे वो ऐसे ही नहीं थे, कुछ उसमें से हम्बल बैकग्राउंड के भी थे, जिनका सिर्फ एक मुद्दा था, उनका सिर्फ एक गोल था कि हमको भारत में जाना है, जाने के बाद हमको पैसा कमाना है, पैसा कमा के अपनी कंट्री को वापस आकर के अपनी लाइफ को लग्जरी बनानी है। ठीक है ना, उनका मतलब ये नहीं था उनको कि हमको जाकर के बस जाना, उनका ये बिल्कुल भी वो नहीं था। ठीक है ना, इसी वजह से तो अब आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो नवाब थे वो कौन थे और जो नवाब थे वो कौन थे। ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने अपने आप को नवाब जो क्या किया था, घोषित कर दिया था कि हम यहाँ के नवाब। अब उन्होंने जब इतना सब कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को एक्सपेंस करना शुरू किया। ठीक है ना, एक्सपेंस करना शुरू किया।
अपनी टेरिटरी को बढ़ाना इन्होंने शुरू किया। कैसे उन्होंने शुरू किया देखिए, कंपनी रूल एक्सपेंडेड ईयर बिटवीन 1757 to 1857। अब ये 100 साल का पूरा वो इन लोगों ने पूरे 100 साल के अंदर किस प्रकार से अपनी टेरिटरी को बढ़ाया, अब मैं आपको वो बताऊंगी। एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी बाय द एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इन्होंने क्या काम किया, दूसरे राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या काम किया, हड़पना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने बंगाल में क्या काम किया था, बंगाल में इन्होंने नवाबों को अपने उसमें करके क्या करना शुरू कर दिया, अपने राज्य को उन्होंने बढ़ा लिया था। अगला क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ द political, economic and the diplomatic methods in the process of the annexation. Company appointed residents in the Indian states। अब देखिए इन्होंने क्या चाल चली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने तरह तरह की पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक में चालबाजी से इन्होंने क्या काम किया था, ये अपने मेथड को इन्होंने अपना करके राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया था। जब इन्होंने प्लासी का युद्ध हो गया, ठीक है ना, बक्सर का युद्ध हो गया, और उसके बाद मैसूर का भी इन्होंने युद्ध लड़ा। फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, ये युद्धों में मिलिट्री का प्रयोग कम करते थे। किससे लड़ते थे, ये अपने दिमाग से लड़ते थे। इनके पास पॉलिसीज ऐसी ऐसी होती थी कि ऐसी ऐसी पॉलिसी लाते थे कि सामने वाले को तो लगता था कि जितनी पॉलिसी ला रहे हैं ये हमारे बेनिफिट की है, ठीक है। जो इंडियन रूलर्स होते थे उनको लगता था कि जो ये कह रहे हैं, जो पॉलिसी लेकर के आए बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन बाद में फायदा किसका होता था, कंपनी का फायदा होता था। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही फायदा होता था। ये बाद में उनको पता चलता था, लेकिन पहले तो उनको मूर्ख बना करके उसको साइन करा लेते थे कि नहीं हाँ ये सही है और ये पॉलिसी हम जो है ऐसी ऐसी पॉलिसी है, आप इसको साइन कर दीजिए, इसमें आपका फायदा है। लेकिन बाद में क्या होता था, फायदा अंग्रेजों का ही होता था। कैसे होता था देखिए, वो रेजिडेंट्स बना करके एक एजेंट मान के चलिए कि वो अपना एक एजेंट बना करके राज्यों में भेज देते थे। जैसे जो राजा होता था उसके राज्य में उसको एक को रेजिडेंट्स बना करके भेज देते थे, वो उसका क्या काम होता था, वो वहीं पर रहता था, ठीक है ना। अब जैसे कि थोड़ी देर के आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में कोई आ जाए, ठीक है, आने के बाद वो रहने लगे, रहने के बाद वो क्या काम करेंगे, तो वो आपके घर में क्या हो रहा है, जैसे कि आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपके अंदरूनी जो भी मैटर्स हैं वो क्या हैं, उन पर आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, आपके बिजनेस क्या क्या है, आपके अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, वो सारी चीज़ें की जानकारी रखिएगा। उसी तरीके से जो रेजिडेंट थे वो उनका यही काम होता है। उनका क्या काम होता था, देखिए वो कंपनी के आदमी थे, रहते तो उनके राज्य में थे, लेकिन उनका यही काम होता था कि राज्य के अंदर अंदरूनी बातों को जानना, उनकी कमियों को जानना और जो है अपनी राजाओं तक पहुंचाना बात को, ठीक है ना। अपने जो उनके ब्रिटिशर्स के जो भी क्या अंग्रेज होते थे उन तक उनकी बातों को पहुंचाना, ठीक है। और फिर उसका फायदा कौन उठाता था, अंग्रेज उठाते थे। वो जाके सीधे उन पर आक्रमण कर देते थे उस राज्य के ऊपर और उस राज्य को हड़प लेते थे। यही उनकी पॉलिसीज जो थी चल रही थी। इसी प्रकार से वो अपने राज्य को एक्सपेंड कर रहे थे, बहुत आगे से आगे उसका फैलाव कर रहे थे। अब उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिसकी वजह से और भी ज़्यादा उनके राज्य बढ़ते चले गए। टेरिटरी उन्होंने इसी प्रकार से बढ़ाई थी। उनकी कौन कौन सी पॉलिसी थी, एक उनकी पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंसेस, दूसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स, तीसरी थी पॉलिसी ऑफ द पैरामोसी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या था, सब्सिडरी अलायंसेस क्या थी, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस द अलायंसेस इंडिया रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। देखिए बहुत दिमागी थे ये लोग। इन्होंने क्या काम किया, इस पॉलिसी के अंतर्गत राजाओं से कहा कि आप अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी मत रखिए, ठीक है। तो भाई उनको भी दिक्कत हुई कि अगर हम नहीं रखेंगे, कल को किसी राजा ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया तो फिर हम कैसे किस प्रकार से अपने राज्य को सेव कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए हम अपनी मिलिट्री देंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा, रूलर हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस देयर वर द प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी प्लेस देयर इन द किंगडम। इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड मेक द पेमेंट then part of their territory was taken as the penalty। अब देखिए और इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने ये दिमाग लगाया कि देखिए पैसा तो उनसे ले रहे हैं, ठीक है ना भाई। जो हमारे इंडियन रूलर्स थे उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, ये मिलिट्री का जो भी खर्चा पानी है उनको दे देंगे, बाकी इसको कैसे मेंटेन करना है, इसमें क्या किसको निकालना है, किसको रखना है, किसको ट्रेनिंग देना है, ये सारा काम इनका होगा, ये अपने हिसाब से उसको देख लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या दिमाग लगाया, पैसा वो आपसे ले रहे हैं, ठीक है ना, मिलिट्री को अपनी तैयार कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे राजा ने आपके ऊपर आक्रमण किया तब तो वो बचा लेंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने खुद ने उस शासक के ऊपर आक्रमण कर दिया तो उसको कौन बचाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने ये दिमाग लगा करके इस पॉलिसी में उन्होंने ये दिमाग लगाया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस मतलब जो मिलिट्री का खर्चा होता था वो शासक से ही लेते थे, मतलब इंडियन रूलर से ही लेते थे, ठीक है, और अपनी मिलिट्री को तैयार करते थे। और उन्होंने भी एक शर्त और रखी कि अगर
आप जो पर मंथ हमको मिलिट्री के लिए देते हैं, अगर जब आप नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे, वो उनकी आधी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, ये थी इनकी कौन सी पॉलिसी थी, सब्सिडियरी अलायंसेस, ये थी, इसके तहत उन्होंने ये काम किया था। तो इससे उन्होंने क्या काम किया, बहुत सी टेरिटरी को क्या कहते हैं, उन्होंने एनेक्स कर लिया था, हड़प लिया था। और उसी पॉलिसी के अंतर्गत जो क्या है, पहला आपका कुछ उदाहरण जैसे कि अवध के नवाब, उनके साथ भी इन्होंने यही पॉलिसी को अपना करके उनकी टेरिटरी को अपने में कब्जे में ले लिया था। उसके बाद कौन था, निज़ाम था, ठीक है ना, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उसके साथ भी इन्होंने यही पॉलिसी को अपना करके उसकी भी टेरिटरी को हड़प ली थी। ठीक है ना। अब आपकी दूसरी है नीति पॉलिसी जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है ना, इसमें ये क्या थी, इनकी भी हड़प नीति थी, इसको क्या बोलते थे, हड़प नीति। इसके तहत इनका क्या था, आ पॉलिसी डिवाइसेस बाय द लॉर्ड डलहौजी। ये जो पॉलिसी थी वो किसने इंट्रोड्यूस कराई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है ना, ये वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम द 1848 टू 1856। ये जो भारत का गवर्नर बना हुआ है, गवर्नर था, वो कब से कब तक था, 1848 से लेकर के 1856 तक इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी उसको इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा, ये पॉलिसी थी क्या, द पॉलिसी हैव द ब्रिटिश टू अलॉट इन द एनेक्सेस ऑफ द इंडियन स्टेट। इसके तहत इन्होंने भारत की बहुत सी टेरिटरी को हड़प रखा था, स्टेट जितनी थी उसको क्या कर रखा था, इन्होंने हड़प लिया था। The doctrine declared that if and the Indian ruler died without a national male heir, his kingdom would lapse into the hand of British। अब देखिए और इनकी चालबाजी देखिए, इन्होंने क्या किया, टेरिटरी को बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि अगर कोई इंडियन राजा अपना बिना वारिस दिए मर जाता है, मतलब अगर उसका कोई अपना खुद का पुत्र नहीं है, अगर वो बिना पुत्र के ही मर जाता है, उसके कोई भी औलाद ऐसी नहीं जो सिंहासन में बैठ सके, तो वो सीधे उनका जो भी किंगडम है, जो भी उनकी टेरिटरी, वो किसके हाथ चली जाएगी, वो सीधे ब्रिटिश के हाथ में चली जाएगी। इसका सीधा सीधा एक उदाहरण क्या है, झांसी की रानी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, उनके साथ भी यही हुआ था। झांसी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था, और क्योंकि उनका पुत्र तो था, लेकिन वो उनका खुद का पुत्र तो था नहीं, वो दत्तक पुत्र था, उन्होंने उसको गोद लिया था, लेकिन जो इस पॉलिसी के अंतर्गत वो उसको मान नहीं रहे थे, कह रहे थे कि ये आपका खुद का पुत्र नहीं है, इसलिए ये सिंहासन में बैठने योग्य नहीं है। और उन्होंने क्या काम किया, झांसी पर आक्रमण किया, रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने हरा करके क्या किया, झांसी पे अपना कब्जा कर लिया। Many kingdoms were the annexes simply applying this doctrine। उन्होंने यही हड़प नीति जो है वो और भी राज्यों पर अप्लाई की थी। वो कौन कौन सी थी, 17, ठीक है ना, वो कब उन्होंने हड़प की थी, 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर का क्या है, नहीं, संबलपुर का 1850 में, ठीक है, उदयपुर का 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी को 1854 में। उसके बाद अवध को उन्होंने कब अनेक्स किया था, उन्होंने किया था 1856 में। ये थी इनकी कौन सी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी, जिसके कारण इन्होंने इनका जो जितने भी इन्होंने रूल किए हैं, ठीक है ना, जितने भी इन्होंने नियम कायदे पे लगाए हैं, तो इन्होंने सिर्फ हर जगह अपनी सारी पॉलिसी के तहत ही सारी टेरिटरी को कब्जा किया है। बाकी इन्होंने युद्ध तो किए हैं, ये मानते हैं युद्ध किए, लेकिन बहुत ही कम युद्ध किए हैं, ठीक है ना। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉलिसीज को लगा करके पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लिया था। अगली पॉलिसी कौन सी थी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउसी। अंडर लॉर्ड हास्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823। ये जो लॉर्ड हास्टिंग थे, ये गवर्नर जनरल थे 1813 से लेकर 1823 तक। इन्हीं ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है ना। कंपनी क्लेम दैट द अथॉरिटी वाज द पैरामाउंट ऑफ द सुप्रीम हैंड्स, इट्स पावर वाज द ग्रेटर दैट ऑफ द इंडियन स्टेट। अब देखिए इन्होंने क्या कह दिया कि हम तो भाई सुपीरियर है, ठीक है ना, भारतीय जितने भी राज्य हैं वो हमसे सुपीरियर नहीं है, हमें सुपीरियर तो जो भी हम कर रहे हैं उसकी मेरे अंदर क्या है, काबिलियत है, और हमें इसके लिए ऑथोराइज है, इसलिए जो हम कर रहे हैं वो जितनी पॉलिसीज हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। दिस पॉलिसी कंटिन्यूड इन द प्रोसेस ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशन। उन्होंने अपनी जितनी भी टेरिटरी बढ़ाई है वो इन्हीं पॉलिसीज के चलते हुए ही बढ़ाई। जितना भी उनका राज्य बढ़ा है उन्होंने यही सब पॉलिसीज को क्या क्या इम्पोज कर करके राज्यों पर इम्पोज की और उसको अपने क्या एनेक्स कर लिया उसको। अब देखिए अब इन्होंने इस्टेब्लिश हो गए, रूल कर लिया, ठीक है ना, सारी पॉलिसीज लगा दी। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है कि सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने भारत में अपने नए प्रशासन किस प्रकार से सेटअप किए, अब उसकी बात आती है। तो वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्रॉम द 1773 टू 1785। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो पहले गवर्नर जनरल थे जो कब से कब तक रहे, 1773 से लेकर 1785 तक
रहे हैं। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी पावर। इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, जो एक्सपेंशन हुए हैं, जितनी भी इन्होंने टेरिटरी जितनी भी इनकी बढ़ी है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ब्रिटिश टेरिटरीज वाज द एक्सपेंडिंग कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन द बंगाल बट आल्सो इन द बॉम्बे एंड द मद्रास। ब्रिटिश टेरिटरी जो है केवल बंगाल में ही इन्होंने नहीं बढ़ाई थी, बंगाल को ही नहीं इन्होंने हड़पा था, बल्कि इन्होंने अपनी टेरिटरी और कहाँ कहाँ बढ़ा ली थी, बॉम्बे में ही बढ़ा ली थी और मद्रास में बढ़ा ली थी। ब्रिटिश टेरिटरी वाज द ब्रॉडली डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। अब देखिए इन्होंने क्या काम किया, जो ब्रिटिश टेरिटरी थी वो बहुत ही ब्रॉड थी, ठीक है ना, तो उन्होंने कैसे डिवाइड कर रखा था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रेसिडेंसी में, इनका एक यूनिट थी प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि हमारा जो भारत देश है इसमें कितने स्टेट्स हैं, 28 है, ठीक है ना, तो 20 स्टेट्स में अगर ये 20 स्टेट्स ना होते तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती कि नहीं होती, भाई पूरा कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे सबको देख सकती थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चलता रहा, इसलिए उन्होंने सारे राज्यों को पूरे भारत को क्या किया, राज्यों में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से इन्होंने क्या काम किया, जैसे जब इन्होंने जो अपना डिवाइड किए, जैसे जहाँ जहाँ इनके रूल्स हुए, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है और क्या था, बंगाल था, तो इन्होंने क्या काम किया, वहाँ पर प्रेसिडेंसी रख दी है, ठीक है ना। तो ईच रूल्ड बाय द गवर्नर, और जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, तो उन्होंने क्या काम किया था, इसमें उन्होंने इसको गवर्न करने के लिए गवर्नर को रख दिया था। हर एक उसमें एक गवर्नर था, जिसको सुपरविजन कौन कर रहा था, उसका जो सुप्रीम हेड था वो था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो वारन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इस तरीके से उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस कराया था वारन हेस्टिंग्स ने। अब इन्होंने चेंजेस किस किस में किया था, पहले तो इन्होंने चेंजेस किया जस्टिस में किया था, दूसरा चेंज किस में किया था, मिलिट्री में किया था। तो इन द स्फीयर ऑफ द जस्टिस, अब इन्होंने जस्टिस में कौन से चेंजेस किए थे, न्यू सिस्टम इन जस्टिस में इन्होंने कौन सा किया था, फ्रॉम 1772 न्यू सिस्टम ऑफ द जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड। 1772 में जस्टिस की एक नई सिस्टम को इन्होंने लागू किया था, वो क्या था, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता था, क्रिमिनल कोर्ट होते थे, जिसको और किसके नाम से जाना जाता था, फौजदारी अदालत के नाम से भी जाना जाता था। उसमें भाई क्या होता था, दिस कोर्ट वर द अंडर द काजी एंड द मुफ्ती वाज द अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। जो काजी होते थे, जो ये जो कोर्ट होता था वो किसके अंडर में होता था, वो काजी और मुफ्ती के अंडर में होता था, जो क्रिमिनल कोर्ट होता था, ठीक है ना, उसके अंदर की जो भी चीजें होती थी वो लोग देखते थे, लेकिन किसके सुपरविजन में, कलेक्टर के। वो कलेक्टर कहाँ का था, ब्रिटिशर का, ठीक है ना। अब दूसरा कोर्ट कौन सा था, सिविल कोर्ट, जो क्या किसके नाम से भी जाना जाता था, दीवानी अदालत के नाम से। कोई जमीन का मुद्दा है, कुछ भी, तो उसको कौन देखता था, उसको देखते थे मौलवीज देखते थे और हिंदू पंडित देखते थे। इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और इसमें किसका इंटरप्रिटेशन था, देखिए वो न्याय तो वो लोग करके बता देते थे, लेकिन जो अंतिम न्याय होता था वो किसका होता था, यूरोपियन से डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता था वही आकर किस पे अंतिम निर्णय देता था। अगले चेंजेस क्या थे, उन्होंने अपने पहले जुडिशरी में उन्होंने चेंज किए, ठीक है ना। फिर अगला चेंज था उनका चेंजेस इन द मिलिट्री, फिर उन्होंने मिलिट्री में भी अपने कुछ चेंजेस किए। अच्छा देखिए मुगल काल में किस प्रकार की जो मिलिट्री होती थी वो किस प्रकार की थी, पहले आप लोग उसको देख लीजिए। द पावर ऑफ द कॉलोनियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्टेड ऑन द मिलिट्री स्टेट। उन्होंने जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या काम किया था, जो अपने मिलिट्री में उसके पावर बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। वो चेंजेस किए थे आर्मी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। जो मुगल पीरियड में उनके जो आर्मी थी वो कैसी थी, क्लेवरी, मतलब कि घुड़सवार होते थे वो लोग, वो ट्रेन सोल्जर्स होते थे, और किस पर बैठ के लड़ते थे, वो घोड़ों पर सवार होकर के लड़ते थे। और दूसरी किस प्रकार की जो उनकी फोर्स थी वो कैसी थी, वो होती थी इन्फेंट्री, मतलब कि जो कि पैदल होते थे, ठीक है ना, वो पैदल लड़ते थे, जिनको तलवार चलाना आता था, तीर कमान चलाना आता था, वो उस तरीके से लड़ते थे। ये मुगल काल में इस प्रकार की आर्मी थी। तो क्लेवरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द इन्फेंट्री डिड नॉट गेट अ मेजर रोल। लेकिन जो इनकी मिलिट्री थी उसमें जो पैदल सैनिक होते थे उसमें इनको ज़्यादा इनका कोई खास रोल नहीं होता था। और उसके बाद जो क्लेवरी होते थे उनको ये विशेष रूप से ज़्यादा इनका मान करते थे, क्योंकि वो लोग घुड़सवार होते थे और ट्रेंड होते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या काम किया, मुगल सक्सेसर स्टेट लाइक द चेंज ऑकर इन द 18th सेंचुरी। लेकिन 18th सेंचुरी में इन्होंने क्या काम किया, अपने रूल्स को थोड़े से, अपनी मिलिट्री सिस्टम को उन्होंने भी चेंज किया। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
Mughal successor state like the Awadh and the Banara state the recruiting peasant into their armies and they trained them as the professional soldiers. इन्होंने क्या काम किया, जो बनारस के सोल्जर्स थे और जो अवध के सोल्जर्स थे, इन्होंने शुरुआत में क्या किया, जो पीजर्स थे, जो किसान हुआ करते थे, उनको भी किस प्रकार से इन्होंने ट्रेन किया, जैसे कि प्रोफेशनल जो सैनिक हुआ करते थे, जैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उसी प्रकार से इन्होंने भी जो पैदल सैनिक हुआ करते थे उन पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। किन लोगों ने, ये जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द सेम मेथड सिपाही आर्मी। सिपाही आर्मी मतलब कि जो सैनिक आर्मी थी, उस तरीके से उन्होंने भी क्या काम किया, जो पैदल सैनिक हुआ करते थे उन पर भी उन्होंने भी ध्यान देना शुरू किया। कंक्लूजन देखिए, अब क्या है, अब आपका मेन है, सारा आपने सब कुछ पढ़ लिया, एस्टेब्लिशमेंट उनका पढ़ लिया, उनका रूल पढ़ लिया, उनका मिशन पढ़ लिया, सब कुछ आपने पढ़ लिया इस चैप्टर में। अब लास्ट में आप पढ़ेंगे कंक्लूजन, उसमें कंक्लूजन क्या निकला इस चैप्टर में पूरा। तो आप देखिए, बाय 1857 63% ऑफ द इंडियन टेरिटरीज वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द EEIC, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। 1857 में कम से कम 63% ऐसी टेरिटरी थी इंडिया की जो सीधी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में ली हुई थी, और जो बची हुई थी वो इनडायरेक्टली थी, ठीक है ना। एंड द रेस्ट वाज द कंट्रोल इनडायरेक्टली, और जो बची हुई टेरिटरी थी वो क्या थी, वो इनडायरेक्टली थी, मतलब कर तो उसको भी कंट्रोल रहते बट इनडायरेक्टली कर रहे थे। Thus almost the whole of the India was under the control of the East Trading Company that came to India in the early 17th century with the goal of running a profitable spice and the textile trade। देखिए, ये आए किस उसमें थे, ये आए थे ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है ना। ट्रेड किसका करने के लिए आए थे, स्पाइस का, कॉटन का, ठीक है ना, सिल्क का, इसका करने के लिए आए थे ट्रेड। और लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया, टेरिटरी एक्वायर कर ली, ठीक है ना। और क्या कहते हैं लोग, चापलूसी से, और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ युद्ध से, इस तरीके से इन्होंने पूरे होल कंट्री पर अपना कब्जा कर लिया। यही पूरे चैप्टर का आपका कंक्लूजन है कि इन्होंने किस प्रकार से कौन कौन सी पॉलिसीज चलाई, ठीक है ना, किस प्रकार से इन्होंने राजाओं को लोभ दिया, इस तरीके से इन्होंने पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लिया और इनका पूरा इस्टेब्लिशमेंट रूल पूरे इंडिया पे इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो आज आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी करनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं।